एक पल के लिए जरा ये कल्पना कीजिए, कोई ऐसा इंसान है जिसका आईक्यू मतलब जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है वो 195 है। जो कि बहुत बहुत ज्यादा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा। बिल्कुल। मतलब शुद्ध तर्क के हिसाब से तो इस इंसान को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक होना चाहिए था, या कम से कम किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो होना ही चाहिए था। सामान्य सोच तो यही कहती है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में पता है क्या होता है? अमेरिका का ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन एक पब में बाउंसर के तौर पर बिताता है। बाप रे, ये तो एकदम हैरान करने वाली बात है ना? ऐसा क्यों होता है? बुद्धिमत्ता की गारंटी सफलता में क्यों नहीं बदल पाती? प्राणा एंड प्रोस्ट की आज की इस गहन चर्चा यानी डीप डाइव में हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। और मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। एकदम। तो श्रोताओं, हमेशा की तरह हमारा लक्ष्य है दुनिया के सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान को आप तक पहुंचाना। हमें पता है कि लोगों की जिंदगी आजकल बहुत भागदौड़ भरी है। समय नहीं मिलता किसी को। सही कहा। इसीलिए हमारी ये डीप डाइव इस तरह डिजाइन की गई है कि लोग अपना काम करते हुए या गाड़ी चलाते हुए भी इसे आसानी से सुन सकें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में हमें ये भी जरूर बताएं कि भविष्य में आप किस किताब का सारांश या विश्लेषण सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है मैल्कम ग्लैडवेल की बहुत ही मशहूर किताब आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। हमारा मिशन ये समझना है कि जो लोग सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचते हैं वो वहां कैसे पहुंचते हैं। असल में ये किताब सफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट देती है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग महान बनते हैं वो अकेले अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से वहां पहुंचते हैं। सेल्फ मेड इंसान वाली बात। हाँ, वो जो हीरो वाली छवि होती है हमारे दिमाग में। एकदम वही। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सिर्फ इसलिए ऊंचा नहीं होता क्योंकि उसका बीज सबसे अच्छा था। ये बहुत ही बढ़िया उपमा है ना? मतलब बीज का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन वो पेड़ इसलिए भी विशाल बनता है क्योंकि उसे सबसे अच्छी धूप मिली, सबसे उपजाऊ मिट्टी मिली और किसी लकड़हारे ने उसे काटा नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सफलता एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र या कह लें इकोसिस्टम का परिणाम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस किताब के ढांचे की बात करें तो इसमें क्या क्या है? देखो, इस किताब में कुल 9 अध्याय हैं और इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, जिसमें पहले 5 अध्याय आते हैं। और दूसरा भाग? दूसरा भाग है हमारी सांस्कृतिक विरासत या लीगेसी पर। इसमें बाकी के 4 अध्याय हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जिसे व्यक्तिगत प्रतिभा मानते हैं वो असल में बहुत सारे बाहरी कारणों का एक मिश्रण होती है। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अगर सफलता उस ऊंचे पेड़ की तरह है जिसे सही मिट्टी और धूप चाहिए, तो असल जिंदगी में ये मिट्टी है क्या? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कनाडा के एलीट आइस हॉकी खिलाड़ियों के सिस्टम में मिलता है। आइस हॉकी? इसमें क्या खास है? जब शोधकर्ताओं ने वहां के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल खिलाड़ियों के जन्म के महीनों का विश्लेषण किया तो एक अजीब सा पैटर्न दिखा। ज्यादातर खिलाड़ियों का जन्म जनवरी, फरवरी या मार्च में हुआ था। रुकिए, क्या मतलब साल के शुरुआती महीनों में पैदा होने वाले लोग जन्म से ही ज्यादा एथलेटिक होते हैं? नहीं, इसमें कोई जैविक रहस्य नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? सांख्यिकी के हिसाब से तो ये असंभव लगता है। असल में इसका पूरा कारण उनका सिस्टम और नियम है। कनाडा में आयु वर्ग वाली जो हॉकी होती है ना, उसके लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी है। अच्छा। अब सोचिए, 2 बच्चे हैं, एक का जन्म 2 जनवरी को हुआ और दूसरे का उसी साल दिसंबर में। नियमों के अनुसार वे एक ही वर्ग में आएंगे। मैं समझ रहा हूँ। तो 2 जनवरी वाला बच्चा दिसंबर वाले बच्चे से शारीरिक विकास में लगभग 11 महीने बड़ा हुआ। बिल्कुल। और 9-10 साल की उम्र में 11 महीने का अंतर बहुत बहुत बड़ा होता है। वो बच्चा लंबा होगा, ज्यादा ताकतवर होगा और कोच को लगेगा कि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है। एकदम सही पकड़े आप। उसकी शारीरिक परिपक्वता को गलती से उसकी जन्मजात प्रतिभा मान लिया जाता है। तो उसे एलीट टीम में चुन लिया जाता होगा। हाँ, और एलीट टीम में आने का मतलब है 2 गुनी ट्रेनिंग, बेहतरीन कोच और ज्यादा मुश्किल मैच। समाजशास्त्र में इसे संचयी लाभ यानी एक्यूमुलेटिव एडवांटेज कहा जाता है, या फिर मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू इफेक्ट? तो इसका असल मतलब ये है कि ये पहाड़ से लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह है। स्नोबॉल इफेक्ट, बिल्कुल। हाँ, शुरू में बस एक छोटा सा फायदा था, वो कुछ महीनों का अंतर, लेकिन वो लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल सफलता में बदल गया।
तो श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा व्यवहारिक अभ्यास है। अपने और अपने बच्चों के जीवन में उन छोटे छोटे अवसरों और सिस्टम के नियमों को पहचानने की कोशिश करें। मतलब सफलता अक्सर इन्हीं शुरुआती फायदों को भुनाने से मिलती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए, एक शुरुआती फायदा आपको मैदान में तो ला सकता है, लेकिन आपको विश्व स्तरीय क्या बनाता है? महज एलीट टीम में आने से कोई महान तो नहीं बन जाता। और यहीं पर किताब का दूसरा अध्याय आता है, 10,000 घंटे का नियम। ये तो बहुत मशहूर नियम है। हाँ, मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी भी जटिल कार्य में महारत हासिल करने के लिए दिमाग को लगभग 10,000 घंटे के कठोर अभ्यास की जरूरत होती है। 10,000 घंटे। अगर कोई रोज 3 घंटे भी अभ्यास करें तो भी इसमें 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण है मशहूर बैंड द बीटल्स। अच्छा, बीटल्स ने भी 10,000 घंटे पूरे किए थे। हाँ, मशहूर होने से बहुत पहले 1960 के दशक में वे जर्मनी के हैम्बर्ग शहर गए थे। हैम्बर्ग, वहां तो अजीब से छोटे छोटे क्लब होते थे ना। स्ट्रिप क्लब। और वहां क्लब मालिकों की मांग थी कि बैंड को रात भर बिना रुके गाना होगा। रात भर? बाप रे। हाँ, उन्हें हर रात 8-8 घंटे लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी। जब तक वे 1964 में अमेरिका पहुंचे और सुपर हिट हुए, तब तक वे 1200 से ज्यादा बार लाइव गा चुके थे। मतलब उन्होंने उस मुश्किल माहौल में अपने 10,000 घंटे पूरे कर लिए थे। एकदम सही। और दूसरा उदाहरण है बिल गेट्स का। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लोग कहेंगे कि बिल गेट्स तो बस एक जन्मजात जीनियस थे। जीनियस वो थे, लेकिन असली बात कुछ और है। 1968 में जब वे सिर्फ 8वीं कक्षा में थे, उस जमाने में कंप्यूटर तो कमरों के बराबर होते थे। बिल्कुल, लेकिन उनके स्कूल के मदर्स क्लब ने एक कंप्यूटर टर्मिनल खरीद लिया। एक 8वीं के छात्र को कंप्यूटर की ऐसी अनियंत्रित एक्सेस मिलना एक चमत्कारिक अवसर था। तो उन्होंने भी रात दिन कोडिंग की होगी। हाँ, रात के 3-3 बजे तक। हार्वर्ड छोड़ने तक वो भी अपने 10,000 घंटे पूरे कर चुके थे। तो यहाँ व्यवहारिक अभ्यास ये है कि जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल करनी हो, बिना किसी शॉर्टकट के 10,000 घंटे पूरे करने का संकल्प लें। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए किसी के पास अभ्यास भी है और IQ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसे दुनिया से बात करना नहीं आता तो क्या होगा? और इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे अध्याय में मिलता है, व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो अब हम वापस उस बाउंसर की कहानी पर आ गए हैं जिसका IQ 195 था। हाँ, उनका नाम क्रिस लैंगन है। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। तो क्या हुआ? जब वे कॉलेज गए तो उनकी माँ एक फॉर्म पर साइन करना भूल गई। इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो गई। बस एक फॉर्म की वजह से? उन्होंने बात नहीं की कॉलेज प्रशासन से। यही तो पेच है। उनमें वो व्यावहारिक बुद्धि नहीं थी, वे अपनी बात नहीं रख पाए। फिर एक दिन उनकी कार खराब हुई, क्लास का समय बदलने का अनुरोध किया। प्रोफेसर ने मना कर दिया और उन्होंने बिना लड़े कॉलेज छोड़ दिया। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। और इसके विपरीत कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था? जब ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज में थे तो उन्हें अपनी ट्यूटर पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक सेब में जहरीला केमिकल मिलाकर उसकी डेस्क पर रख दिया। अरे बाप रे, ये तो हत्या की कोशिश है। वो तो सीधे जेल गए होंगे। एक आम इंसान होता तो जरूर जाता, लेकिन ओपेनहाइमर एक अमीर परिवार से थे। उन्होंने और उनके परिवार ने प्रशासन से नेगोशिएट किया, अपनी बात बहुत चतुराई से रखी और बच गए। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ प्रोबेशन पर रखा गया। तो अंतर IQ का नहीं था, व्यवहारिक बुद्धि का था। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास फरारी है, मतलब आपका IQ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको उसे ट्रैफिक में चलाना नहीं आता। एकदम सटीक, व्यवहारिक बुद्धि की कमी। लेकिन ये बुद्धि आती कहाँ से है? ये आती है सुनियोजित पालन पोषण से। अमीर माता पिता अपने बच्चों को तर्क करना, सवाल पूछना और अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाते हैं। और गरीब परिवारों में? वहां बच्चों को अधिकारियों से डरना और बस नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। आहा, ये बहुत गहरी बात है। तो श्रोताओं के लिए यहाँ एक बड़ा सबक है, बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, उन्हें सवाल पूछना और निडर होकर बातचीत करना सिखाएं। बिल्कुल। अब अगर हम अध्याय 4 की तरफ बढ़ें, 10,000 घंटे की मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? इसका जवाब है अर्थपूर्ण काम और सही समय। इसके लिए हमें जो फ्लॉम की कहानी देखनी होगी। जो फ्लॉम? वो न्यूयॉर्क के मशहूर वकील। हाँ, उनका जन्म 1930 के दशक में हुआ था, मंदी के दौर में, और वे एक यहूदी परिवार से थे। उस समय तो ये दोनों ही बातें बहुत बड़े नुकसान की तरह लगती होंगी। बिल्कुल, बड़ी लॉ फर्म्स ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया।
तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मजबूरन अपनी छोटी फर्म खोली और वो काम किया जो बड़ी फर्म्स गंदा मानती थीं, जैसे कॉर्पोरेट अधिग्रहण या मुकदमेबाजी। लेकिन इसमें अर्थपूर्ण क्या था? उनके माता पिता कपड़े के व्यापार में थे। वहां से उन्होंने सीखा कि जिस काम में आजादी हो, जटिलता हो और मेहनत का सीधा फल मिले, वही काम अर्थपूर्ण होता है। और फिर 70 के दशक में बाजार बदल गया। हाँ, बड़ी कंपनियां एक दूसरे को खरीदने लगीं और इस काम का एक ही बेताज बादशाह था, जो फ्लॉम। लेकिन इसमें उनके 1930 में पैदा होने का क्या रोल था? इसे डेमोग्राफिक ट्रफ कहते हैं। मंदी के कारण उस दौर में बच्चे कम पैदा हुए। तो जब वो बड़े हुए तो प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। बिल्कुल, स्कूल बेहतर मिले, नौकरी में मारामारी कम थी। मंदी में पैदा होना उनके लिए एक अनूठा अवसर बन गया। कमाल है। तो काम ऐसा चुने जो अर्थपूर्ण हो। जब काम में अर्थ होता है तो कड़ी मेहनत बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाती है। एकदम सही। तो ये तो था किताब का पहला भाग। अब हम दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, अध्याय 5 से 9, जहां हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे। ये व्यक्तिगत अवसरों से थोड़ा अलग है। ये वो अदृश्य नियम है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जैसे हमारे दिमाग जो बैकग्राउंड में चल रहा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बात है, बहुत बढ़िया उपमा है। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है 90 के दशक की कोरियन एयरलाइंस। खौफनाक क्यों? क्योंकि उस समय उनके सबसे ज्यादा विमान क्रैश हो रहे थे। क्या उनके विमान खराब थे या पायलटों की ट्रेनिंग में कोई कमी थी? नहीं, तकनीकी रूप से सब सही था। समस्या कॉकपिट के अंदर के सांस्कृतिक माहौल की थी। मतलब? कोरियाई संस्कृति में पावर डिस्टेंस इंडेक्स बहुत ऊंचा है। मतलब जूनियर लोग अपने सीनियर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो अगर सीनियर पायलट गलती कर रहा है तो जूनियर पायलट उसे सीधे तौर पर टोक नहीं सकता था। वो बस इशारों में बात करता था और इसी हिचकिचाहट में विमान क्रैश हो जाते थे। बाप रे। तो उन्होंने इसे ठीक कैसे किया? उन्होंने कॉकपिट में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दी। अंग्रेजी? उससे क्या हुआ? अंग्रेजी में वो आदरसूचक शब्दों का जाल नहीं था जो कोरियाई भाषा में था। पदानुक्रम टूट गया और जूनियर पायलट बिना झिझक के बात करने लगे। हाँ, दिमाग हिल जाएगा ये सुनकर। भाषा बदलते ही एयरलाइन सुरक्षित हो गई। है ना कमाल की बात? बिल्कुल। और एशियाई देशों के बच्चों का गणित में आगे होना, क्या वो भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है? 100%। एक तो उनकी भाषा का नंबर सिस्टम बहुत तार्किक है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है चावल की खेती। एक मिनट, चावल की खेती और गणित ये कैसे जुड़ गए? असल में पश्चिमी देशों में जहाँ गेहूं की खेती होती है वहाँ किसान सर्दियों में लंबा आराम करते हैं, लेकिन चावल की खेती? मुझे लगता है चावल की खेती में साल भर पानी और कीचड़ में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, दिन रात की कमर तोड़ मेहनत। इस इतिहास ने उनमें हार ना मानने की एक सांस्कृतिक आदत डाल दी है। मतलब वो जो परसिस्टेंस है। हाँ, एक जादुई चीनी कहावत है, जो इंसान साल के 360 दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठता है, उसका परिवार कभी गरीब नहीं हो सकता। अरे वाह! तो जब गणित का कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो बच्चा आसानी से हार नहीं मानता, क्योंकि उसे वो धैर्य विरासत में मिला है। बहुत खूब। तो यहाँ हमारा व्यावहारिक अभ्यास यही है कि हम अपनी सांस्कृतिक ताकतों को पहचानें और निरंतर प्रयास करने की आदत अपनाएं। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि सफल लोग सिर्फ खुद के दम पर नहीं बनते, वे इतिहास, समाज और उन्हें मिले अवसरों की देन होते हैं। सही बात है। अगर हम भाग्य के भरोसे रहने के बजाय हर इंसान को सही अवसर दें तो ये दुनिया कहीं ज्यादा समृद्ध हो सकती है। और इसी विचार के साथ मैं चर्चा का अंत एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर सफलता पूरी तरह से बाहरी कारणों, सिस्टम के नियमों और सही समय पर निर्भर करती है, तो फिर क्या हमारी असफलताएं भी सिर्फ इस सिस्टम के डिजाइन की खामियां हैं? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर हम चंद लोगों के लिए सफलता का माहौल तैयार कर सकते हैं, तो हमने अब तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जहां हर किसी के पास एक आउटलायर बनने का अवसर हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाह, ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। श्रोताओं, इस बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि अगली बार आप किस किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। प्राणा एंड प्रोस की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।